नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। देखो, बायोलॉजी की इस क्लास में और इसी श्याम शिक्षण संस्थान की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, बायोलॉजी के अपने लास्ट टाइम में एक क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो ध्यान से, प्रत्येक चीज़ आपको ध्यान से देख के जानी है। कहाँ तक वो कर लिया था लास्ट में, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने ने ब्रीथिंग देख लिया था, रेस्पिरेशन देख लिया था। इसके बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपने ने नेजल कैविटी, नोज के बारे में पढ़ दिया था। इसके अलावा फेरिंग्स के बारे में पढ़ दिया था। अब देखो ध्यान से, आगे उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने ने लास्ट टाइम जहाँ पर टॉपिक छोड़ा था वो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से कि अपने ने किया था कि लास्ट टाइम में जो ऑर्गन कर रहे थे उसका नाम था ट्रेकिया, है ना। उसका नाम था ट्रेकिया। ट्रेकिया को हिंदी में कहा जाता है श्वास नली कहा जाता है। आगे बात समझिए। देखो ध्यान से, होता क्या है कि ट्रेकिया का सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार से ट्रेकिया है वो अपने नेक पार्ट से स्टार्ट होती है, और नेक पार्ट से स्टार्ट होने के बाद में ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग है सबसे ऊपर वाली, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्लोटिस। मेरी बात समझ आ गई? ग्लोटिस कहा जाता है। देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी ट्यूब होती है। और ट्यूब होने के कारण इसको कहा जाता है विंड पाइप। कौन सी पाइप? विंड पाइप, या इसी का दूसरा नाम होता है रेस्पिरेटरी कैनाल। ठीक है, रेस्पिरेटरी कैनाल इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको श्वास नली कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अब इस ट्रेकिया के ऊपर इस प्रकार से छोटे छोटे सी शेप रिंग्स पाई जाती है, चलिए जिसको कहा जाता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये होती है यहाँ पर रिंग्स, और ये कार्टिलेज की बनी होती है भैया। ठीक है, ये यहाँ पर होती है रिंग्स, ये होती है सी शेप की रिंग्स। मतलब आप इसकी जब इस एक छोटी सी कार्टिलेज को बाहर निकाल कर देखोगे ना, तो इस प्रकार से आपको सी शेप की छोटी सी क्या दिखाई देगी? रिंग दिखाई देगी। मतलब क्या दिखाई देगा? एक छल्ला दिखाई देगा। मेरी बात समझ आ गई? और ये जो टोटल होते हैं ना, ये इसके ऊपर होते हैं कितने? 12 से 16। मेरी बात समझ आ गई? अब आपसे कोई पूछे कि कौन सी कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, ये होते हैं भैया हाइलेन कार्टिलेज के बने हुए। ठीक है ना, हाइलेन कार्टिलेज के बने हुए। कौन से टिश्यू से? तो वाईएफसी की मतलब येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? आगे देखो, इसके बाद में है कि ये सी शेप की रिंग्स का काम क्या है। देखो ध्यान से, ये यहाँ पर एक इस प्रकार से जब आप यहाँ पर आग लगाओगे तो आपको सी शेप की रिंग है, ये एक्चुअल में दिखाई देती है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना। अब इसका काम क्या है? इस सी शेप की रिंग का काम ये है कि ये कोलैप्सिंग होने से रोकता है। ठीक है ना, क्या होने से रोकता है? कोलैप्सिंग का मतलब होता है चिपकना। इतनी बात समझ आ गई? देखो कैसे कि जैसे अभी तो मैं खड़ा हूँ, नॉर्मल श्वसन मेरे अंदर चल रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कुत्ता मेरे पीछे लग जाए, इतनी बात समझ आ गई, तो मैं भागूंगा तो मेरे अंदर फोर्सफुली क्या होगा? रेस्पिरेशन या फोर्सफुली ब्रीथिंग चलेगी। इतनी बात समझ आ गई? और फोर्सफुली जो ब्रीथिंग चलेगी तो हो सकता है कि ये दोनों लेयर आपस में चिपक जाए। ठीक है ना, दोनों लेयर आपस में चिपक जाए, या एक सीधी सी सिंपल सी बात है, छोटी सी, जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है। आई क्या बात समझे? प्लास्टिक की बनी ट्यूब है। जब आप इस ट्यूब को एक साइड से इसके अंदर हवा को खींचते हो अपनी तरफ, इतनी बात समझ आ गई, तो आप देखते हो कि जगह जगह से इसकी कोलैप्सिंग हो जाती है। मतलब ये क्या हो जाती है? चिपक जाती है प्लास्टिक की ट्यूब। इतनी बात समझ आ गई? उसी प्रकार से ये भी एक ट्यूब है। ठीक है ना, और ये ट्यूब किससे बनी हुई है? स्किन से बनी हुई है। इतनी बात समझ आ गई? स्किन से बनी हुई तो सीधी सी स्पष्ट बात है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये चिपक जाएगी। आई क्या बात समझ? ठीक है, तो इस चिपकने से रोकने के लिए, मतलब कोलैप्सिंग होने से रोकने के लिए यहाँ पर छोटी क्या पाई जाती है? सी शेप की रिंग पाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, जब यहाँ से अपने इस की एक छोटी सी टीएस सेक्शन काटनी है, इस प्रकार से जब इसका टीएस सेक्शन काटेंगे ना, तो देखो ध्यान से, अपने को इस प्रकार से इसके अंदर एक छोटा सा टिश्यू दिखाई देगा। आइए मैं से एक छोटा सा टिश्यू दिखाई देगा, एपिथेलियम टिश्यू। है ना, एपिथेलियम टिश्यू सिंपल या कंपाउंड दो टाइप का होता है। आइए बात समझे? ठीक है ना, तो यहाँ पर एक टिश्यू मिलेगा, और वो टिश्यू होगा कौन सा? वो टिश्यू होगा ऐसे, ये सेल होगा, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल। इतनी बात समझ आ गई?
और इसके ऊपर होंगी सीढ़ियां। अब देखो ये सेल आपको दिखाई दे रही है कॉलम लाइक, इतनी बात समझ आ गई। और कॉलम लाइक के ऊपर ये हेडलाइट स्ट्रक्चर है और इन्हें बायोलॉजी में सीरिया कहा जाता है। तो इसका नाम हो गया सिंपल कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, सिंपल कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। अब देखो इस सिंपल कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड पाई जाती है जिसको ग्रंथि कहा जाता है। ये है वो ग्लैंड, इतनी बात समझ आ गई। और यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, इसे गोबलेट सेल कहा जाता है। याद रखना ये बात, कौन सी सेल कहा जाता है? गोबलेट सेल। और गोबलेट सेल है वो यहाँ पर क्या बाहर निकालती है? म्यूकस बाहर निकालती है। इतनी बात समझ आ गई। जैसे अगर जनरल अपने इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से कि किस प्रकार से इसको आप महसूस कर सकते हो, तो आप देखो कि आपको जब जोर जोर से खांसी आती है, जब जुकाम हो जाता है, इतनी बात समझ आ गई, तो अंदर से पीले कलर का या ब्लैक कलर का मवाद है वो बाहर आता है। इतनी बात समझ आ गई। वो मवाद किसने बनाया था? वो म्यूकस किसने बनाया था? इस गोबलेट सेल ने। और वो जो डस्ट पार्टिकल थे उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक, उस मवाद के अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे वो किसने रोके थे? इस सिंपल कोल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम में। आइडिया बात समझ, मतलब है कहने की बात ये है कि जो हवा आपके लंग्स के अंदर आती है उसमें से 70% जो हवा है वो प्योर होती है। किसके कारण प्योर होती है? नेजल कैविटी के कारण प्योर होती है। इतनी बात समझ आ गई। जिसके अंदर टिश्यू पाया जाता है PSCGE टिश्यू पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर वो हवा 70% तक प्योर हो जाती है, बची जो 30% है वो 30% कहाँ पर प्योर होती है? इस विंड पाइप या ट्रेकिया के अंदर प्योर होती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। और यही जब इसकी क्वांटिटी या मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डस्ट पार्टिकल की, तो खंकार के साथ या ब्लैक कलर के मवाद के साथ या पीले कलर के मवाद के साथ सारी चीज़ें क्या आती है? बाहर आती है। ये छोटा सा टॉपिक है जिसको क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है या श्वास नली जिसकी ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस। और याद रखना इसका ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसके चारों तरफ हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है और इस वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है? लैरिंक्स। इतनी बात समझाइएगा। कम्युनिकेशन के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि मैमल्स के अंदर वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। और जो बर्ड होती है, ठीक है ना, बर्ड जो होती है उसके अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है, उसके अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है नियंत्रण जिसको कहा जाता है वो होता है सेरिंक्स। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। वो क्या होता है? सेरिंक्स होता है। तो ये है क्या? ट्रेकिया। अब आगे देखो, ट्रेकिया के बाद में अपने पास नेक्स्ट पोर्शन है जिसका नाम क्या है? ब्रोंकाई, ठीक है ना। इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई को हिंदी में कहा जाता है श्वसनी। याद रखिएगा, ये क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। आप देखो कैसे कि ये है आपकी विंड पाइप, ये ग्लोटिस, वो ग्लोटिस के बाद में ये होगी ट्रेकिया। ट्रेकिया दोनों साइड में डिवाइड हो जाती है इस प्रकार से, दो साइड में डिवाइड हो गई। इतनी बात समझ आ गई। कहाँ पर? यहाँ पर थोरेक्स में आता है। इतनी बात समझ आ गई, है ना। अपने वक्षीय भाग में आपका ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। एक तो कौन सी ब्रोंकाई होगी? राइट ब्रोंकाई। आगे बात समझे। और दूसरी कौन सी? लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है ना। राइट ब्रोंकाई और दूसरी कौन सी? लेफ्ट ब्रोंकाई। इतनी बात समझ आ गई। इस ब्रोंकाई के ऊपर क्या मिलेगी? शीशे की रिंग मिलेगी। अब देखो इस ब्रोंकाई के ऊपर ये जो ब्रोंकाई है ये आगे जाकर कहाँ पर खुलती है? तो ये खुलती है भैया लंग्स के अंदर। एक तो ये लंग्स हो गया, इतनी बात समझ आ गई। और दूसरा लंग्स हो गया ये, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर कार्डिक नोज पाया जाता है और वो अपने यहाँ पर बना देते हैं कार्डिक नोज या मीडियम कैविटी इसको कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ये हो गई लंग्स, ठीक है। ये लंग्स थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये होते हैं अपने लंग्स। राइट ब्रोंकाई है वो कौन से लंग्स में आकर खुलेगी? राइट लंग्स में, ठीक है ना। राइट लंग्स के अंदर आकर खुलेगी। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो किसके अंदर आकर खुलेगी? लेफ्ट लंग्स के अंदर आकर खुलेगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अब इस लंग्स के ऊपर इस प्रकार से चारों ओर क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई। ये हो गई मेम्ब्रेन। कोई बॉडी के अंदर चाहे कोई भी विस्मय लोग करो, याद रखना इतनी बात समझ आ गई। ये केवल लंग्स नहीं है, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, ये अपना लंग्स हो गया, इसके अलावा ब्रेन हो गया। आइडिया बात समझ, बॉडी के अंदर चाहे कोई भी विस्मय लोग हो, हमेशा वो बाइलेयर और मल्टीलेयर ही होता है। आइडिया बात समझ, ठीक है ना। जैसे हार्ट के अंदर लेयर टोटल कितनी होती है? 2 होती है। सबसे आउटर लेयर को कहा जाता है पैरेटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर को कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। आगे बात समझे। उसी प्रकार से जो अपनी किडनी होती है उसके आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है पैरेटल पेरिटोनियम, इनर कवरिंग को कहा जाता है विसरल पेरिटोनियम। इतनी बात समझ आ गई। लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है भैया प्लूरा। आइडिया बात समझे। और सबसे बाहर की ओर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
पैराइटल प्लेनुरा आइडिया बात समझे ना। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली इसको कहा जाता है। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसे क्या कहा जाता है? विसरल प्लेनुरा आइडिया बात समझे। और विसरल प्लेनुरा कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। ये बात समझ आ गई। इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। अब देखो ध्यान से इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों लंग्स के बीच में आपको एक छोटी सी कैविटी दिखाई दे रही होगी। ये कैविटी होगी। मेरी बात समझ आ गई। ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया ये होता है फ्लूइड। याद रखना, इतनी बात समझ आ गई है ना। ये क्या होता है? फ्लूइड। मेरी बात समझ आ गई क्या? इस कैविटी का नाम देखो पहले, इस कैविटी का नाम होता है प्लूरल कैविटी ना। क्या नाम होता है? प्लूरल कैविटी। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड ना। क्या नाम होता है? प्लूरल फ्लूइड। आइडिया बात समझे। जब कुछ ये द्रव इसको कहा जाता है, इसकी क्वांटिटी होती है लगभग कितने मैंने 150 है। इसका काम ये है भैया कि ये फ्रिक्शन को क्या करता है? कम करता है। फ्रिक्शन कम करता है, घर्षण को क्या करता है? ये कम करता है। देखो ध्यान से कि जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन जब होता है, आइडिया बात समझे, तो दोनों लंग्स आपस में क्या होती है? संकुचित होते हैं। एक बार संकुचित होंगे, दूसरी बार शिथिलित होंगे। जब संकुचित होंगे तो दोनों लेयर पास में आएगी। आइडिया बात समझे। दोनों लेयर किससे बनी है? सिंपल कोशिकाओं से बनी है, ऊतकों से बनी है। ठीक है ना। दोनों लेयर जो पास में आएगी तो इनके बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा। घर्षण लगेगा तो ये लगातार डैमेज होती जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल वो प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 150 ml। फ्रिक्शन को क्या करता है? ये कम करता है। घर्षण को क्या करता है? कम करता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में ये जो राइट लंग्स है, इसका वेट होता है 625 ग्राम। याद रखना कितना ग्राम होता है? 625 ग्राम। और इसके अंदर लोग होते हैं भैया 3, फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद में कौन सा हो गया? थर्ड। ये जो लेफ्ट लंग्स होता है, इसका वेट होता है लगभग 525 ग्राम। और इसके अंदर लोग होते हैं 2, फर्स्ट और इसके बाद में दूसरा कौन सा? सेकंड। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में ये जो मैमल्स के लंग्स है, इन लंग्स को कहा जाता है सुकेन लंग्स। याद रखना, ये अपना यूनिक कैरेक्टर होता है सुकेन लंग्स। इसका मतलब ये होता है कि अपने लंग्स के अंदर अपने आप ही जो किसकी पावर पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्शन की। और दूसरा किसकी पावर पाई जाती है? रिलैक्सेशन की क्या पाई जाती है? पावर पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। अपने आप ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मतलब अपने आप ही संकुचित होते हैं, अपने आप ही क्या होती है? सीक्रेट होती है, जिसमें एक ऑर्गन है वो हेल्प करता है और उस ऑर्गन का नाम क्या होता है? डायाफ्राम। इतनी बात समझ आ गई क्या? डायाफ्राम के कारण अपने आप ही संकुचित और अपने आप ही स्थिर होते हैं, इसलिए अपने लंग्स को क्या कहा जाता है? सुकेन लंग्स कहा जाता है। आगे बात समझे। अब देखो ये जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है मीडियास्टिनम स्पेस। मीडियास्टिनम स्पेस कहा जाता है, या इस कैविटी का नाम क्या है? मीडियास्टिनम कैविटी। इनका क्या नाम है? मीडियास्टिनम कैविटी। इतनी बात समझ आ गई। और ये जो आपको ये जो इतना सा एरिया दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लेफ्ट लंग्स छोटा होता है, इस एरिया को कहा जाता है कार्डियक नोच। इनका क्या कहा जाता है? कार्डियक नोच कहा जाता है। अब देखो नाम क्या है? कार्डियक नोच। मेरी बात समझिए। कार्डियक ऑर्गन किसे कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है ना। कार्डियक ऑर्गन किसे कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है। प्लूरल ऑर्गन किसे कहा जाता है? लंग्स को कहा जाता है। इसके बाद में रीनल ऑर्गन किसे कहा जाता है? किडनी को कहा जाता है। मेरी बात समझिए क्या? कार्डियक नोच है तो सीधी स्पष्ट बात है कि अपना जो हार्ट होता है ना, ह्यूमन हार्ट, इस मीडियास्टिनम कैविटी में इस प्रकार से बंद मोटी के आकार का और थोड़ा सा तिरछा दशा होता है। कौन से लंग्स के अंदर दशा होता है? लेफ्ट लंग्स के अंदर दशा होता है, जिसके कारण लेफ्ट लंग्स का साइज है वो थोड़ा सा राइट लंग्स से क्या होता है? छोटा होता है। और राइट लंग्स के अंदर ट्रिपल लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स के अंदर बाइलोब होता है। तो ये बात समझ आ गई। देखो ध्यान से दोबारा देखो ये सारी चीजें कि ये जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है, स्पेस को क्या कहा जाता है? मीडियास्टिनम स्पेस कैविटी। मीडियास्टिनम कैविटी, बीच में पाई जाने वाली नोच या कांच का कहलाती है कार्डियक नोच, जिसके अंदर एक विसरल ऑर्गन होता है जिसका नाम है हार्ट। आइडिया बात समझे। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में दोनों लंग्स के नीचे इस प्रकार से ऑर्गन पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? डायाफ्राम, जिसके बिना जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो सकती है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये तो हो गया लंग्स का इंट्रोडक्शन, है ना। आउटर इंट्रोडक्शन इतना ही होता है कि ट्रेकिया की जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो राइट ब्रोंकाई दूसरी लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में खुलती है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में खुलती है। लंग्स का दूसरा नाम होता है प्लूरल ऑर्गन। याद रखना, लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्लूरल ऑर्गन। कितनी बात समझ आ गई? प्लूरल ऑर्गन। अब देखो
प्लूरल ऑर्गन की सबसे आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है पैराइटल प्लूरा, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है विसरल प्लूरा। दोनों के बीच पाई जाने वाली कैविटी को प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम प्लूरल फ्लूइड, और 1.5 ml क्वांटिटी होती है, ब्लीचिंग को क्या करता है, कम करता है। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन आप देखो अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर। आई क्या बात समझ, देखो ध्यान से, ये हो गया अपना यहाँ पर लैरिंक्स से अपना वॉइस बॉक्स, इसके बाद में नीचे ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे से कितने पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड, राइट ब्रोंकाई और दूसरी लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में खुलेगी और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में खुलेगी। इतनी बात समझ आ गई। दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर एक छोटे से स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को मीडियस्टिनम स्पेस, और यहाँ पर होता है अपने कार्डिक नोच। इतनी बात समझ आ गई। कार्डिक नोच में इस प्रकार से बंद मुट्ठी के आकार का इस प्रकार से तिरछा दशा होता है, थोड़ा सा क्या ह्यूमन हार्ट, जिसका वेट मेल के अंदर 300 ग्राम और फीमेल के अंदर लगभग 280 ग्राम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अब इसके बाद में लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी अपने को स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, आगे बात समझें, ये कौन सा लंग्स हो गया, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, और इसके बाद में ये कौन सा हो गया, लेफ्ट लंग्स। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कैविटी हो गई और इस कैविटी का नाम क्या है, मीडियस्टिनम कैविटी। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन इस कैविटी का नाम क्या है, मीडियस्टिनम कैविटी। देखो कि ये हो गया अपना लंग्स, एक तो कौन सा हो गया, राइट लंग्स, और दूसरा कौन सा, देखो ध्यान से, एक तो ये, इसके बाद में दूसरा, ये है अपना लंग्स, राइट और ये कौन सा है, लेफ्ट। ठीक है। अब है आगे कि ये जो लंग्स है ये तो कौन सा हो गया, लेफ्ट। इतनी बात समझ आ गई। और ये इधर वाला है ये कौन सा हो गया, मतलब ये तो कौन सा लंग्स है, राइट लंग्स, और ये कौन सा लंग्स है, लेफ्ट लंग्स। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसमें सिस्टम क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई यहाँ तक आई थी, ये आगे जाकर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में। आगे बात समझ में क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल। यहाँ से ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये आगे चलकर खुलती है एरिथ्मिया। इतनी बात समझ आ गई। इस प्रकार से अपने लंग्स के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब का एक जाल पाया जाएगा, नेटवर्क पाया जाता है। आई क्या बात समझ, देखो सबसे बड़ी पाइप, आगे बात समझ, फिर थोड़ी छोटी पाइप, फिर उसके बाद फिर थोड़ी छोटी पाइप। इस प्रकार से ये जो यहाँ पर लास्ट में आ जाती है, तो इस पाइप का साइज है वो इतना छोटा हो जाता है कि यहाँ से लास्ट में आकर गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर आकर गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। दोनों गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कौन सी, ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, मैं इसके नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगी ब्रोंकाई। इतनी बात समझ आ गई। ब्रोंकाई कौन सी ब्रोंकाई आ जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई। इसके बाद में लेफ्ट ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल। आगे बात समझ है ना, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, इसे मैं लिख देता हूँ कौन सा ब्रोंक्यूल, फर्स्ट, या फर्स्ट का मतलब प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी के बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, कौन सा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स या द्वितीयक श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका इसे कहा जाता है। फिर आ जाएगा कौन सा, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स को कहा जाता है द्वितीयक श्वसनिका। उसके बाद में आ जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का मतलब होता है अंतस्थ श्वसनिका। ये ऐसी श्वसनिका है कि इसके ऊपर का जोन अलग होता है, नीचे का जोन अलग होता है। इतनी बात समझ आ गई क्या, कि ना यहाँ से नीचे जो जोन चलेगा ना उसको कहा जाएगा रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में स्टार्ट हो जाएगा कौन सा ब्रोंक्यूल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इतनी बात समझ आ गई। श्वसन श्वसनिका इसे कहा जाता है, और ये एकमात्र ऐसी श्वसनिका है जहां से गैसेस का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट। इतनी बात समझ आ गई। गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे छोटी छोटी ट्यूब निकलती है, जैसे ये ट्यूब हो गई, तो इस ट्यूब को कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट। यहाँ क्या कहा जाता है, एल्वियोलर डक्ट सबसे ज्यादा थिन होती है, याद रखना ये बात। इतनी बात समझ आ गई क्या, गैसेस का एक्सचेंज तभी हो पाता है। एल्वियोलर डक्ट आगे चलकर खुलेगी किसमें, एल्वियोलाई के अंदर खुलेगी, मतलब इंग्लिश के अंदर आगे चलकर खुलेगी ऊपिका के अंदर।
इतनी बात समझ आ गई। और अब कोशिका से यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस चलेगी। सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन तो है वो तो किसमें आ जाएगी, ब्लड में, और बदले में CO2 ब्लड से कहाँ पर चली जाएगी, लंग्स में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है, सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। सिंपल डिफ्यूजन है वो किसी भी गैस के कौन से प्रेशर पर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। वो आगे हमें पढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या, बताइए। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, ट्रेकिया की दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक तो राइट ब्रोंकाई, दूसरी लेफ्ट ब्रोंकाई। सेम इसी चीज का सेम यही चीज इसके अंदर मिलेगी। इतनी बात समझ आ गई। लेफ्ट ब्रोंकाई आगे चलकर डिवाइड हो जाती है। पहली ब्रोंकाई को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकियल, दूसरी को सेकेंडरी ब्रोंकियल, तीसरी को टर्शियरी ब्रोंकियल, चौथी को टर्मिनल ब्रोंकियल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में किसमें खुल जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर, जहां से गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा, CO2 का। आगे बात सुने, ऑक्सीजन तो लंग्स से कहां पर आ जाएगी, ब्लड में, ब्लड से बदले में CO2 कहां पर चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है जो किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्योंकि बाहर से जो गैस लेते हैं, आगे बात समझे, बाहर से गैस लेते हैं, उस गैसेस का पूरा सॉल्यूशन बॉडी के अंदर जाता है। याद रखना, एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। तो इतनी लगभग इतनी क्वांटिटी में अपनी बॉडी के अंदर जाती है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, 21%। तो लगभग माना जाता है कि 20 से 21% ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। और जितनी CO2 है 0.03% या 0.04% जो CO2 है, इतनी क्वांटिटी में बॉडी के अंदर जाती है। इसलिए कभी भी सिंगल गैस है वो बॉडी के अंदर नहीं जाती है, हमेशा गैसेस का क्या जाता है, सॉल्यूशन बॉडी के अंदर जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया कि लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई, मतलब किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है। अब देखो, अब क्या होता है कि अपने पिंजरा बनता है, छोटा सा पिंजरा, कैसे कि जैसे देखो ध्यान से, पसलियां पाई जाती हैं। आगे भाषा में जब यहाँ से चमड़ी को काटा जाएगा तो 12 रिब्स इधर मिलेगी, 12 रिब्स इधर। ये जो यहाँ पर पसलियां हैं, इतनी बात समझ आ गई। ये स्टर्नम हड्डी है, 12 रिब्स इधर है, 12 रिब्स इधर है। आगे भाषा में ऊपर क्लेविकल है, पीछे ये सारी की सारी चीजें किससे जुड़ी है, वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी से। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर एक पिंजरा बनता है, इसको कहा जाता है थोड़े से केज या वक्शीय पिंजरा, जिसमें टोटल लगभग 37 या 36 डिग्री पर हड्डियां होती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो रिब्स है वो अपने यहाँ पर बना देते हैं, तो लंग्स की स्ट्रक्चर है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये है पहली रिब्स, ठीक है ना। ये है पहली रिब्स, पहली, इसके बाद में दूसरी, इसके बाद में तीसरी, और इसके बाद में चौथी, और इसके बाद में पांचवी, और इसके बाद में छठी, और इसके बाद में सातवीं। इतनी बात समझ आ गई। ये होगी 7 रिब्स। अब होता क्या है कि 8वीं ऐसे जुड़ती है, देखो ध्यान से, 8वीं जुड़ती है ऐसे, पीछे से आती है, यहाँ पर पहली जुड़ गई, इसके बाद में दूसरी जुड़ गई, इसके बाद में यहाँ से तीसरी जुड़ गई, ठीक है। और इसके बाद में ये परी होती है कौन सी, 10 11वीं, और इसके बाद में 12वीं तक। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, और इसके बाद में 12वीं। आगे बात से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भैया। रिब्स 3 टाइप की होती है। पहली रिब्स को कहा जाता है ट्रू रिब्स, क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स। ये जो दोनों की दोनों रिब्स है, इन्हें कहा जाता है कौन सी रिब्स है, फाल्स रिब्स। आगे बात से कौन सी रिब्स होती है, फाल्स रिब्स होती है। जो लास्ट वाली होती है उसे क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ये सारी की सारी मिलकर बक्सी है, पिंजरा बनाती है, अपने लंग्स के अंदर साथ में बढ़ते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। ट्रू रिब्स है, ये आगे की ओर यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है, और इस हड्डी को कहा जाता है कौन सी हड्डी, स्टर्नम हड्डी। जैसे देखो अपने यहाँ पे छोटी सी बना देते हैं, कौन सी हड्डी होती है, स्टर्नम हड्डी होती है। जैसे मान लीजिए ये है वो स्टर्नम हड्डी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये है वो स्टर्नम हड्डी, और स्टर्नम हड्डी भी आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बॉडी मैंडिबुलियम या सिकोइड प्रोसेस। इतनी बात समझ आ गई। इस प्रकार से ये यहाँ पर लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसके बाद में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पाई जाती है। टोटल लंग्स संख्या में कितने होते हैं, याद रखना, लंग्स संख्या में कितने होते हैं, 2 जोड़ी कितनी, 1 सुकेन लंग्स होते हैं। और इसके बाद में अगर अपने देखें कि ये बॉडी के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, बॉडी के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, थोरेक्स पार्ट में पाए जाते हैं दोनों लंग्स। इतनी बात समझ आ गई। बॉडी के विसर्ग ऑर्गन है, ठीक है ना। ये जो एल्विलाई आपको दिखाई दे रही है, ये जो एल्विलाई आपको दिखाई दे रही है, एक लंग्स के अंदर होती है कितनी मिलियन है, 300 मिलियन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। एक लंग्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। एक लंग्स के अंदर होती है 300 मिलियन।
तो दोनों लंग्स के अंदर कितनी हो जाएगी 600 मिलियन। यानी बात समझ आ गई। और इन्हें कहा जाता है लंग्स की एक तो कौन सी यूनिट फंक्शनल और दूसरी कौन सी यूनिट स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ आ गई। फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट। और सिंपल कॉम्बिनेशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट किसे कहा जाता है, तो एल्वियोलाई को कहा जाता है। एक लंग्स के अंदर 300 मिलियन और दोनों लंग्स के अंदर कितनी हो गई 600 मिलियन। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इतनी बात समझ आ गई। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देख लीजिए कि अंगूर की गुच्छे की सामान्य की संरचना होती है, पूरे लंग्स पूरे चार पूरे लंग्स में यही पाई जाती है। आई क्या बात समझे। गैसेस का एक्सचेंज इन्हीं से होता है। इतनी बात समझ आ गई। लंग्स की सरफेस को ये बनाए रखती है, इसलिए इसे कहा जाता है लंग्स की फंक्शनल और दूसरी कौन सी यूनिट है स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है। बात समझ आ गई। ये है लंग्स का एक डायग्राम। एक तो पीछे अपने डायग्राम पढ़ा था कि आउटर कवरिंग कौन सी पाई जाती है, इनर कवरिंग कौन सी पाई जाती है, पार्ट कितने होते हैं, टोटल लंग्स कितनी होती है, राइट लंग्स का वेट, लेफ्ट लंग्स का वेट, दोनों के बीच का स्पेस। उसके बाद में मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी। देखो ये होती है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई। रिब्स इसके आगे की ओर पाई जाती है, अंदर की ओर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है सारी की सारी। अब देखो ध्यान से एक एल्वियोलाई को बाहर निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, ठीक है ना। इस एल्वियोलाई को बाहर निकाल के देखते हैं। देखो ध्यान से कि एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ये है जैसे मान लीजिए, तो एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर होती है ये। आगे बात समझे। ये होती है एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर इस प्रकार से एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर होती है। इस डक्ट को कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट। बिना कौन से डक्ट कहा जाता है, एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है कुपिकीय वाहिनी। क्या कहा जाता है, कुपिकीय वाहिनी कहा जाता है। अब देखो ध्यान से कि इस कुपिकीय वाहिनी में कौन कौन सी सेल है वो पाई जाती है। ये चीज अपने को देखनी है। देखो कि जैसे इसके अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है। एक तो सेल हो गई ये, आगे बात से दूसरी बड़ी, इसके बाद में फिर सेल हो गई ये, इसके बाद में फिर बड़ी, इसके बाद में सेल हो गई ये, इसके बाद में फिर बड़ी। इतनी बात समझ आ गई। ये है सारी की सारी इस प्रकार से। बात समझ आ गई। एक कुछ बड़ी सेल और कुछ स्मॉल टाइप की सेल इसके अंदर पाई जाती है। देखो ध्यान से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक एल्वियोलाई के अंदर स्ट्रक्चर होती है ये। आगे बात समझे, ठीक है। देखो ध्यान से होता क्या है, प्रत्येक सेल का फंक्शन है वो इसके अंदर अलग अलग होता है। आगे बात समझे। देखो ध्यान से किस प्रकार से इनका फंक्शन होता है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। ये है सेल दो टाइप के, एक कुछ स्मॉल टाइप के, कुछ लार्ज टाइप की। इतनी बात समझ आ गई। और इस टिश्यू को क्या कहा जाता है, आपको ये याद रखना है कि ये जो टिश्यू हमने बनाया है इसको क्या कहा जाता है। इस टिश्यू का नाम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या नाम होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कितनी बात समझ आ गई। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें दो टाइप की सेल है। एक तो है स्मॉल टाइप की, ये जितनी भी सेल है ना, ये जितनी भी सेल है ये कैसी टाइप की सेल है, स्मॉल टाइप की सेल। आगे बात समझे। इसके चारों ओर कवरिंग दो होती है, याद रखना। एक तो ये कवरिंग जो हमने बनाई है और एक इसके चारों ओर कवरिंग पाई जाती है। इतनी बात समझ आ गई। होता क्या है, ये है स्मॉल टाइप की सेल और ये है लार्ज टाइप की सेल। इतनी बात समझ आ गई। ये स्मॉल टाइप की, ये कौन सी टाइप की है, लार्ज टाइप की सेल। इन दोनों का फंक्शन क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से देखो। इन दोनों का फंक्शन क्या है। ये जो लार्ज टाइप की सेल आपको दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ पर एक सरफेक्टेंट निकालती है, एक कार्बोहाइड्रेट निकालती है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लेसिथिन। क्या नाम होता है, लेसिथिन। और ये लेसिथिन क्या होता है, सरफेक्टेंट होता है। आई क्या बात समझे। सरफेक्टेंट का मतलब कि ये यहाँ से लेसिथिन प्रोड्यूस करेगी और ये जो दोनों मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर आपको बच जाएगा। इतनी बात समझेंगे, यहाँ पर आपको बच जाएगा। होगा क्या कि जब इसमें से ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो सीधी सी स्वाभाविक बात है कि छोटे सी एक गुब्बारा है। आई क्या बात, जब आप उसमें गैस भरते हो तो वो फूल जाता है। आई क्या बात समझे। और जब उससे गैस बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। इतनी बात समझ आ गई। उसी प्रकार से जब आपने इसके अंदर गैस भरी, ऑक्सीजन गैस जब इसके अंदर गई तो ये फूल गई। इतनी बात समझ आ गई। और ऑक्सीजन गैस जब बाहर निकल गई तो ये पिछड़ गई। तो ये जो दोनों लेयर है ये दोनों आपस में टकराएगा, इसलिए यहाँ पर एक सरफेक्टेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, लेसिथिन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर जो लार्ज टाइप की सेल है, सेकंड टाइप की सेल इसको भी सेकंड टाइप की सेल इसको बोला जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ये यहाँ पर लेसिथिन को प्रोड्यूस करती है। और ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, ये जो सिंपल स्क्वेमस जिसमें स्मॉल टाइप की सेल आपको दिखाई देगी, देखो ध्यान से, इनके बीच में छोटे पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छिद्र 1 2 3 4। इतनी बात समझ आ गई। मतलब इन सभी के बीच में आपको छोटे क्या मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई क्या,
इन छोटे 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 छिद्रों को स्मॉल टाइप के पोर होते हैं, याद रखना, स्मॉल टाइप के पोर्स, ठीक है ना। और इन स्मॉल टाइप के पोर्स को कहा जाता है पोर्स ऑफ ओवन, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? पोर्स ऑफ ओवन। इतनी बात समझ आ गई? या ओवन के एक छिद्र कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं से गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज। जैसे इसके अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस भरी है, तो इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन गैस है वो क्या आएगी? बाहर आएगी। इतनी बात समझ आ गई? इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन गैस क्या आएगी? बाहर आएगी, ठीक है। ये सारी की सारी ऑक्सीजन गैस बाहर आएगी। इसके चारों ओर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन छिद्रों से क्या आएगी? अंदर आएगी। इतनी बात समझ आ गई क्या? इन छिद्रों से क्या आएगी? अंदर आएगी, ठीक है ना। तो याद रखना कि एक एल्वेलाई की एल्वेलर डक्ट के बाद में अगर आप इसकी सेल देखो ना, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है। सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू की हमेशा याद रखना लेयर होती है एक ही। इतनी बात समझ आ गई? सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू की यहाँ पर लेयर कैसे मिलेगी? सिंगल लेयर टिश्यू मिलेगा ये। इतनी बात समझ आ गई? सिंगल लेयर टिश्यू मिलेगा, लेकिन दिखाई मल्टी लेयर देता है। याद रखना कि ये दिखाई कैसे देता है? मल्टी लेयर देता है, इसलिए इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। इतनी बात समझ आएगी? सूडो स्ट्रेटिफाइड आभासी फूट स्त्रित उपकला इसको कहा जाता है। आई क्या बात समझ? फाल्स टाइप का ये दिखाई देता है। फाल्स टाइप का मतलब आभास होता है। क्या आभास होता है? जैसे अगर आप इसको सीधा सिंपल टाइप से देखो ना, तो स्मॉल टाइप की सेल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज, और इसके बाद भी इस प्रकार से स्मॉल और लार्ज टाइप की सेल मिलेगी। इतनी बात समझ आएगी? स्मॉल और लार्ज टाइप की सेल इसके अंदर मिलेगी, तो ये अपने को जो टिश्यू सिंगल लेयर का था ये कैसा दिखाई देगा? मल्टी लेयर टाइप का दिखाई देगा, फाल्स या सूडो टाइप का दिखाई देगा। इतनी बात समझ आ गई? ये होता है एल्वेलाई की स्ट्रक्चर। एक लंग्स के अंदर कितनी होती है? 300 मिलियन, और इसके बाद में दोनों लंग्स के अंदर कितनी होती है? 600 मिलियन तकरीबन होती है। आई का बात में कभी भी एल्वेलाई से गैस टोटल बाहर नहीं निकलती, और कभी भी एल्वेलाई वो टोटल भरती भी नहीं। याद रखना ये बात। इतनी बात समझ आई क्या? इसके अलावा गैसेस के प्रेशर के कारण एल्वेलाई फटे ना, इसलिए भी ये दोनों लेयर इसके चारों ओर पाई जाती है। आई क्या बात समझ? आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन हैं वो अपने ने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले अपने लंग्स की स्ट्रक्चर देखी थी, आउटर स्ट्रक्चर देखी थी, किस प्रकार से कौन सी स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है दोनों लंग्स के बीच में, किस प्रकार से क्या होता है। इसके बाद में अपने ने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी, रिब्स देख ली, और किस प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में अपने ने एल्वेलाई की स्ट्रक्चर देख ली। अब एक पाथ भी देखना है, याद रखना, हमें पाथ भी देखना है। पाथ में किसका देखना है? ऑक्सीजन का। किस प्रकार से ऑक्सीजन वो अंदर जाती है, नीचे मैंने पढ़ाया था वो देख लेना। दोबारा आपको रिपीट करा रहा हूं। सबसे पहले ऑक्सीजन कहां पर आती है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, बाह्य नासा छिद्र, उसके बाद में नेजल कैविटी, नासा गुहा, नासा गुहा के बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल जिसको कहा जाता है आंतरिक नासा छिद्र। इसके बाद में कहां पर आएगी? इसके बाद में आएगी नेजोफेरिंक्स, आईबास में नासा गुहा ग्रंथि जिसको कहा जाता है। इसके बाद में आएगी बकोफेरिंक्स, बकोफेरिंक्स मतलब मुख गुहा ग्रंथि जिसको कहा जाता है। इसके बाद में आएगी लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स मतलब श्वसन ग्रंथि जिसको स्वयंत्र ग्रंथि जिसको कहा जाता है। उसके बाद में कहां पर आएगी? उसके बाद में ये आएगी एपिग्लोटिस के पास, एपिग्लोटिस ये आएगी किसके पास? ग्लोटिस के पास, ग्लोटिस के बाद में ये आएगी कहां पर? ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद में ये कहां पर आएगी? ब्रोंकाई। मान लीजिए दो ब्रोंकाई होती है, एक तो राइट ब्रोंकाई और दूसरी कौन सी ब्रोंकाई हो जाएगी? लेफ्ट ब्रोंकाई। और लेफ्ट ब्रोंकाई है उससे आगे जो ऑक्सीजन है वो जाएगी किसके अंदर? प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर, ठीक है ना। प्राइमरी ब्रोंकियोल से कहां पर जाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकियोल से कहां पर जाएगी? टर्शियरी ब्रोंकियोल्स के अंदर। उसके बाद में कहां पर जाएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर। और उसके बाद में कहां पर जाएगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से कहां पर जाएगी? ये आगे चलकर चली जाएगी एल्वेओलर डक्ट में। और एल्वेओलर डक्ट से कहां पर चली जाएगी? एल्वेओलाई में चली जाएगी। और एल्वेओलाई से कहां पर चली जाएगी? पोर्स ऑफ कोहन, पोर्स ऑफ कोहन। और पोर्स ऑफ कोहन से ये डिफ्यूजन हो जाएगा और कहां पर चली जाएगी? ब्लड। इस प्रकार से गैस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट से, वातावरण से कहां पर जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाती है। इस प्रकार से चलती है। और ऑक्सीजन का अंदर जाना ये कहलाता है इंस्पायरेशन। क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन या अंतर श्वसन। और इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है 2 सेकंड। याद रखना कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब आपसे कोई CO2 का पूछ ले तो इस प्रकार से CO2 को क्या निकलती है? बाहर निकलती है। CO2 का बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है, बाह्य श्वसन। और इसमें टाइम लगता है 3 सेकंड।
टोटल टाइम लगता है एक बार ब्रीथिंग में, एक बार ब्रीथिंग करने में, मतलब एक बार ऑक्सीजन को अंदर लिया, एक बार CO2 को बाहर छोड़ा, टोटल टाइम कितना लगता है 5 सेकंड लगता है। आ गया बात समझ, ये ऑक्सीजन का अंदर जाने का क्रम हो गया एक्सटर्नल ऑक्सीजन टू ब्लड, आ गया बात समझ, और इसके बाद में CO2 को बाहर निकलने का क्रम हो गया ब्लड टू एक्सटर्नल नोस्ट्रल। इतनी बात समझ आ गई। इस प्रकार से सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। आज की क्लास में बस कितना ही पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन अपने पढ़ लिए। आगे बात समझ, क्लास ढंग से लगाइए, नोट्स ढंग से बनाइए, अगर आपके पास कोई बुक है तो वो पढ़ लीजिए, साथ में क्लास लगाते रहिए। धन्यवाद।